हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे उपभोक्ता जागृति के विषय में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रीट एसएसटी यानी रीट सामाजिक अध्ययन, और रीट सामाजिक अध्ययन की यूनिट नंबर 8 अपनी चल रही है। इसमें जो सिलेबस है वो है भारत का भूगोल और उसके संसाधन। देखिएगा दोस्तों, इस 8 नंबर जो हमारी यूनिट है इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं भू आकृति प्रदेश, यहाँ की जलवायु को पढ़ चुके हैं, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय योजनाएं, कृषि फसलें, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, जन सुविधाएं, ये सारा अपने पढ़ चुके हैं। ये जो टॉपिक है वो आपका योजनाओं से संबंधित है दोस्तों। करंट की योजनाएं होती हैं तो करंट से रिलेटेड होने के कारण इसे हम सबसे बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे उपभोक्ता जागृति के विषय में, जो कि 8वीं यूनिट का अंतिम लेक्चर होगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं उपभोक्ता जागृति के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी सुविधाएं हमें मिलती हैं, कौन कौन से कार्य हमें करने होते हैं, उपभोक्ता के कौन से अधिकार हैं और उन्हें किन चीज़ों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो सबसे पहली बात यही कि हम उपभोक्ता कहते किसे हैं, उपभोक्ता होता कौन है। सामान्य से सामान्य शब्दों में बात करें, उपभोक्ता जो है वो उपभोग शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है? उपभोग, यानी कि जो भी उत्पादन हुआ, जो भी उत्पाद है उसका जो उपभोग करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। यहाँ हम ये लेंगे कि किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता किसे कहेंगे? जो किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करता है दोस्तों। और उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता के रूप में वो व्यक्ति बाजार में जाता है और बाजार से कौन सी चीज़ों का, देखिएगा, वस्तु और सेवा दोनों का ही, ये चीज़ आपको विशेषतः याद रखनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसमें वस्तु भी शामिल है और इसमें सेवाएं भी शामिल है। वस्तु जो प्रोडक्ट्स अपने खरीद के लाते हैं वो आते हैं। सेवा के अंदर जैसे एरोप्लेन की सेवा हो गई, ट्रांसपोर्ट की सेवा हो गई, बैंकिंग सेवा हो गई, मोबाइल की सेवा हो गई, या आप किसी होटल में रुके जहाँ पर हम किसी उत्पाद को, किसी चीज़ को खरीद के घर नहीं लेके आते हैं। देखिएगा, क्या हम होटल में जाते हैं तो होटल हमारे साथ में खरीद करके घर पे नहीं आता है। जैसे आप टीवी लेने गए तो टीवी तो आपके पास में आता है, लेकिन जो आपने होटल की सेवा ली उसके बदले आपने क्या किया है? भुगतान किया है, जहाँ पैसे आपने दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें सेवा के अंतर्गत आती हैं। तो चाहे तो कोई वस्तु हो, चाहे कोई सेवा हो, उनको उपभोग जो करता है, उनका उपयोग जो करता है, उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। और व्यक्ति बाजार में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। उपभोक्ता जब भी कोई वस्तु को खरीदता है, उसका उपभोग करता है, तो उसमें कोई भी खराबी पाई जा सकती है। और खराबी पाई जाने के कारण उसको कई बार अधिकार मिलते हैं और कई बार उसको अधिकार नहीं भी मिलते हैं। अगर उसको जानकारी नहीं है तो उसका जो है उपभोक्ता कोई कार्यवाही नहीं कर पाता और व्यापारियों द्वारा ठग लिया जाता है। ऐसी जो कंडीशन होती है उसे हम उपभोक्ता शोषण के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता शोषण, यानी उपभोक्ता का शोषण हुआ। उपभोक्ता का शोषण किस प्रकार से हो सकता है? या तो कोई वस्तु दी गई, उसका रेट भी बहुत ज़्यादा हो सकता है जिसने कि वो नहीं थी, या उसको बढ़ा चढ़ा करके, या वो प्रोडक्ट ही खराब था, कोई नुकसानदायक था, या जैसा उस प्रोडक्ट को बताया गया था वैसी चीज़ें उस प्रोडक्ट में नहीं निकलती हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं उपभोक्ता शोषण में आती हैं, यदि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है तो। और ये कब होगा? जब यदि उपभोक्ता जागरूक नहीं है, उसे अपने अधिकारों का पता नहीं है, वो क्या कर सकता है, इन चीज़ों का पता नहीं है, तो उपभोक्ता का शोषण हो जाता है दोस्तों। तो भारत ने आम नागरिकों को उपभोक्ता शोषण से बचाने के लिए 1986, 24 दिसंबर 1986 को एक कानून बनाया। ये आपको विशेषतः याद रखना है और ये रीट की परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। रीट 2016 के अंदर इसको पूछा गया था कि ये जो है वो कब लागू हुआ था। ये देखिएगा, ये कानून का नाम क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इस कानून का नाम है। और ये 15 अप्रैल 1987 को ये कानून लागू हुआ था दोस्तों। कब लागू हुआ था? 1987 को लागू हुआ था। हालांकि अब इसमें संशोधन होकर 2020 में एक नया कानून भी लागू हो चुका है, उसकी भी बात अपने करने वाले हैं। लेकिन पहले हम जो 1986 वाला कानून है उसको जान लेते हैं, क्योंकि हमारी जो बोर्ड परीक्षाओं की जो किताबें हैं उनमें अभी भी यही चला, हो सकता है वो इसी में से पूछे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका, कब लागू हुआ था,
ये रीट की जो परीक्षा थी 2016 की, उसके अंदर ये प्रश्न आपसे पूछा गया था कि ये कब लागू हुआ था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे आ सकते हैं। और ये जो कानून है, इस कानून के बाद कोई भी उपभोक्ता जो है अपनी शिकायतों के लिए उपभोक्ता न्यायालय में जा सकता है। कहाँ पर जा सकता है? उपभोक्ता न्यायालय में जा सकता है और वहाँ पर अपनी शिकायतें कर सकता है, ताकि उसके उपभोक्ता के अधिकारों का जो शोषण हुआ है उसके प्रति उसे न्याय मिल सके दोस्तों। और इस कानून को जो है क्या कहा जाता है? कोपरा। ये नाम आप याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? कोपरा के नाम से जाना जाता है। ये कानून जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब का है? 1986 के नाम से जो है जाना जाता है। और इसमें जो अधिकार दिए गए हैं वो कितने हैं? 6 अधिकार जो हैं वो इसमें दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने अधिकार दिए गए हैं, तो आपको विशेषता याद रखना है। इसमें 6 अधिकार जो हैं वो उपभोक्ता को मिलते हैं। वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं? मुख्यतः इनकी बात कर लेते हैं अपने। इसमें जो अधिकार आते हैं वो नंबर 1 पे तो आता है सुरक्षा। नंबर 1 पे कौन सा आया? सुरक्षा का अधिकार, यानी ऐसी वस्तुएं जो स्वास्थ्य, जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो। किन के लिए हानिकारक हो? स्वास्थ्य, संपत्ति और जो जीवन के लिए हानिकारक है, उनसे ये क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा हमने कहा अधिकार मिलता है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार क्या है? कि जो उपभोक्ता है उसको सारे अधिकार हैं कि वो जान सके क्या क्या कि वस्तुओं की गुणवत्ता कैसी है, उसकी शुद्धता कैसी है, उसका माप पूरा है या नहीं है, माप तोल से संबंधित जो भी उपयोगिताएं हैं, जो अधिकार हैं, वो सारे के सारे उसको सूचना के द्वारा जानने का अधिकार होता है। और ये आपको याद होगा कि इसके अंदर जो एक्ट बना हुआ है, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट बना हुआ है 2005 का है, उसके अनुसार है जो हमारे भारत सरकार के द्वारा देश में सूचना पाने के अधिकार को दिया गया है, जिससे हमें सारी सूचनाएं मिलती भी हैं और हम इसे प्राप्त करने का अधिकार भी है। और इसके बाद में चयन का अधिकार। चयन का अधिकार क्या कहता है? कि जो कंपटीशन है मार्केट के अंदर, कंपटीशन की कीमतों पर चयन करने का अधिकार जो है वो उसके पास में आता है। इसके बाद में हम बात करते हैं शिकायत का अधिकार। अगर खरीदी हुई वस्तु है उसमें या सेवा में कोई दोष पाया जाता है, कोई त्रुटि पाई जाती है, तो उसके विरुद्ध कोई शिकायत की जा सकती है। तो शिकायत करने का अधिकार जो है इस एक्ट के द्वारा मिलता है। क्षतिपूर्ति। अब हमने कहा कि अनुचित व्यापार हुआ, शोषण भी हुआ, तो ये जो काम करता है इससे मुक्ति तो मिलती ही मिलती है। मुक्ति के बाद में इससे जो है क्षतिपूर्ति भी होनी है, यानी उपभोक्ता का जो नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति का अधिकार भी इसके पास में आता है, जिसे हम क्षतिपूर्ति के अधिकार में देखते हैं दोस्तों। शिकायत करने का अधिकार है और इसी के साथ साथ इसे क्षतिपूर्ति का अधिकार भी है। उपभोक्ता को शिक्षा का अधिकार, उपभोक्ता अपने अधिकारों को जान सके, इसके लिए उसे जागृति के रूप में शिक्षा और संरक्षण पाने का अधिकार उसके पास में है। और इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए उनके लिए जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर जो है उपभोक्ता न्यायालयों की स्थापना की गई है दोस्तों। तो ये थी एक्ट की मुख्य बातें, जो अधिकार इनमें मिलते हैं। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिकार मिलता है और कौन सा अधिकार नहीं मिलता है दोस्तों। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं, सुरक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, चयन का अधिकार है, शिकायत का अधिकार है, क्षतिपूर्ति का अधिकार है और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। ये कोई विशेष हार्ड नहीं है दोस्तों, इतने मुश्किल नहीं है कि आपको याद नहीं हो पाए। आराम से आप इनको समझ लेंगे तो आ जाएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 की विशेषताओं की अपने बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सामाजिक कानून है। ये एक सामाजिक कानून की श्रेणी में आता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो उद्देश्य है वो है उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना। यहाँ देखिए नाम से ही स्पष्ट है, इसका जो उद्देश्य है वो है उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना, कि उपभोक्ता को उसके शोषण से संरक्षित किया जा सके। तो शिकायतों को जो है शीघ्र और सरल तरीके से कम खर्च पर उसको दूर करने के लिए प्रयास किया जाता है। इस कानून का उद्देश्य है उपभोक्ता को संरक्षण प्रदान करना और उपभोक्ता की शिकायतों को शीघ्र, जल्दी से जल्दी और सरल तरीके से और
कम खर्चे पर जो है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। ऐसी व्यवस्था इसके अंतर्गत की जाती है। ये जो कानून है वो देखिएगा, एक तो ये याद रखिएगा, ये जो कानून है वो सभी वस्तुओं पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? सभी वस्तु और सेवा पर ये कानून लागू होता है, सभी पर ये लागू होता है और सारे क्षेत्रों पर भी लागू होता है। चाहे देखिए वो निजी क्षेत्र हो, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो, चाहे वो कौन सा क्षेत्र हो, सहकारी क्षेत्र हो, ये सारे क्षेत्रों के अंदर सभी वस्तु, यानी चाहे कोई निजी सेक्टर की वस्तु हो, सार्वजनिक क्षेत्र की वस्तु हो या सहकारी क्षेत्र की वस्तु हो, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी सेवा हो, तो सभी क्षेत्रों में सभी वस्तुओं के ऊपर ये कानून जो है लागू होता है, सभी से संरक्षण प्रदान करता है। अब बात ये आती है कि उपभोक्ता जो शिकायत है वो कहाँ करे। उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? उपभोक्ता प्रत्येक स्तर पर, कोई भी स्तर है, कोई से भी लेवल पर 30 दिन की अवधि में न्याय के लिए अपील कर सकता है। कितने दिनों में कर सकता है? 30 दिनों में न्याय की अपील कर सकता है और अधिक से अधिक 2 वर्ष की अवधि में शिकायत कर सकता है। अधिक से अधिक मैक्सिमम हम कितना मानते हैं? 2 वर्ष से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कब से कब तक इसको माना गया है। आगे हम देखें, यदि वस्तु है 20 लाख रुपए मूल्य तक की, यानी हमने क्या कहा, 20 लाख रुपए तक के माल मूल्य या वस्तु जो है उसका जो उपभोक्ता है जिला उपभोक्ता मंच या न्यायालय में शिकायत दर्ज करेगा। दोस्तों कहाँ पर दर्ज करेगा? ये देखिएगा, हमने क्या कहा, 20 लाख रुपए मूल्य तक का माल या वस्तु अगर है तो जो उपभोक्ता है वो जिला उपभोक्ता मंच या न्यायालय में शिकायत करेगा, जहां शिकायतकर्ता तथा दूसरा पक्षकार मौजूद होता है। इस न्यायालय में 3 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। किसकी बात कर रहे हैं? जिला उपभोक्ता मंच या न्यायालय की बात कर रहे हैं, जिसके सभापति जो है वो जिलाधीश होते हैं और सदस्यों का जो कार्यकाल है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। हमने क्या कहा, 20 लाख रुपए तक का अगर कोई भी मामला है तो जिला उपभोक्ता मंच या न्यायालय में इसकी शिकायत की जाएगी। अब हम बात करें कि अगर 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य का हो गया, हमने यही कहा कि यदि मामला जो है 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य तक का है, तो माल या वस्तु जो है 20 लाख रुपए से अधिक की है, तो संबंधित राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश है द्वारा अधिसूचित राज्य उपभोक्ता या राज्य आयोग के पास इसकी शिकायत की जाएगी। 20 लाख से कम है तो जिला उपभोक्ता मंच में गया था, 20 लाख से ज्यादा है तो राज्य उपभोक्ता या राज्य आयोग के पास वो शिकायत दर्ज करवाएगा, जिसका सभापति जो होता है वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हुआ करता है। दोस्तों 20 लाख रुपए से ऊपर का मामला है तो। और हम बात करें 1 करोड़ रुपए मूल्य तक के कोई शिकायत है, कब तक की बात की हमने, 1 करोड़ रुपए मूल्य तक की कोई भी अगर शिकायत है तो वो नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय आयोग में दर्ज की जाएगी, जिसके सभापति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। दोस्तों तो ये आपको याद रखना है कि कितने वस्तु की है, कितने कीमत की वस्तु है, उसी हिसाब से जो है उसका फैसला हुआ करता है, वही न्यायालय में अपने जा सकते हैं। दोस्तों तो यहाँ केवल जो है अधिकार ही नहीं मिलते, हर उपभोक्ता के कुछ कर्तव्य भी हैं जिनका उसे पालन करना होगा। उसे ये ध्यान रखना होगा कि अगर वो कोई वस्तु खरीदता है तो खरीदे गए माल का बिल या रसीद लें। अमूमन हम ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों, तो ये घातक हो सकता है। जब भी आप कोई वस्तु खरीदें, जब भी आप कोई माल खरीदें तो कम से कम उसका बिल या रसीद लें, ताकि अगर आपसे किसी प्रकार की धोखाधड़ी हुई हो तो आप उसी के आधार पर जो है न्यायालय में जा सकते हैं, अन्यथा आपको न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं रहेगा। दोस्तों फिर हम देखते हैं कि जो पैकिंग पर लिखा हुआ है उसे हमें ध्यान से पढ़ना भी होगा। अगर हम उसे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और कोई त्रुटि होती है तो जो कंपनी है वो अपना बचाव कर सकती है। तो इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि पैकिंग पे जो भी लिखा हो आप उसे थोड़ा ढंग से और ध्यान से पढ़ें। फिर मानकीकृत वस्तुओं का ही प्रयोग करें। जो मार्क्स हैं, इको मार्क्स वगैरह है, ISMI मार्क हैं, हॉल मार्क हैं, जो हम सोना है जो हॉल मार्क देख के खरीदते हैं, तो ऐसे जो सरकारी मानकीकृत वस्तुएं हैं उन्हीं को आपको प्राथमिकता देनी है। लोकल वस्तुएं अगर आप खरीद लेते हैं तो उसमें उपभोक्ता का शोषण होने की संभावना ज्यादा रहेगी। फिर वस्तु या सेवा के दोष की शिकायत आपको करनी है। अगर कोई वस्तु में कोई दोष पाया गया है तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों
तो अभी हमने ये बात की थी कि हमें जो है उपभोक्ता जो है उसे मानकीकृत वस्तुएं ही खरीदनी चाहिए। तो मानक कौन कौन से होते हैं उनके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। ISI मार्क का ये आपने बहुत बार पढ़ा देखा सुना होगा वस्तुओं के ऊपर। ये क्या होता है, कौन सी वस्तुओं के लिए होता है? तो यह उस उत्पाद के लिए अनिवार्य है जो कि इंडस्ट्री प्रोडक्ट हो, यानी जो इंडस्ट्री प्रोडक्ट है उसके लिए ये होना अनिवार्य होता है। और ये जो है सारे के सारे इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेज हैं, किचन के हैं, बिल्डिंग मटेरियल हैं, उन सभी पर होना अनिवार्य है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं। FPO की बात करें, FPO किस लिए होता है? FPO जो है वो ऐसी वस्तुओं के लिए अनिवार्य है, ऐसे उत्पादों के लिए जो फलों से निर्मित है, जैसे कि फ्रूट ड्रिंक्स हो गया, जैम्स हो गया, स्पेसेस हो गए, ये सारे के सारे जो हैं वो फ्रूट से बनते हैं, इसलिए यहाँ पर ये होना अनिवार्य है। और इससे ये निर्धारित होता है कि जो उत्पाद है वो साफ सुथरे और सुरक्षित वातावरण में तैयार किया गया है। दोस्तों आगे हम बात करें एग मार्क की। एग मार्क का प्रयोग कृषि प्रोडक्ट के लिए किया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और कौन से कृषि प्रोडक्ट? हर तरह के कृषि प्रोडक्ट के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये उत्पाद डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन की गाइडलाइन से होकर के गुजरा है और उसके मुताबिक उसको चेक कर लिया गया है। दोस्तों तो इसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है, इसलिए एक मार्क को जो है देखा जाता है। BISL हॉल मार्क है, ये किस लिए होता है? ये देखिएगा सोने से संबंधित है। ये जो मार्क है ये सोने और चांदी की शुद्धता का निर्धारण करता है। ज्वेलरी खरीदते समय हम इस मार्क का ध्यान रखते हैं और ख़ास तौर पर इसका ध्यान रखा भी जाता है। दोस्तों फिर देखिएगा नॉन पोल्यूटिंग व्हीकल मार्क, नाम से ही स्पष्ट है, जो प्रदूषण से बचाते हैं। इस मार्क से ये पता चलता है कि ये प्रदूषण कम करने के लिए भारत स्टेट एमिशन स्टैंडर्ड के मुताबिक निर्मित है या नहीं है। अगर मार्क लगा हुआ है तो इसके मुताबिक है, मार्क नहीं लगा हुआ है तो फिर इसके मुताबिक इनका निर्माण नहीं हुआ है। दोस्तों इंडिया ऑर्गेनिक मार्क, यानी ये ऑर्गेनिक से संबंधित है। ऑर्गेनिक रूप से जो उगाए गए खाद्य पदार्थ हैं उसमें इसका होना आवश्यक है। और इससे पता क्या चलता है कि उत्पाद नेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की गाइडलाइन के हिसाब से होकर के गुजरा है या नहीं गुजरा है। साथ में ही इन्हें उगाते वक्त केमिकल आदि का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है, उसी से ये पता चलता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या नहीं है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं इको मार्क की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा जारी किया जाता है और इसका कब लगाया जाता है, इसको कब लगाया जाता है? इससे जब ये निश्चित हो जाता है कि इस उत्पाद के निर्माण में इकोसिस्टम को किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है या फिर कम से कम प्रभाव पड़ा है, तो उसे इको मार्क मिलता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, इसके बाद में हम बात करते हैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन मार्क के विषय में। ये जो मार्क है वो खाने की चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है और इससे हमें क्या पता चलेगा कि जो फूड है वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। तो इसके लिए अगर हरा डॉट लगा हुआ है तो मतलब वेजिटेरियन है, और लाल खून से संबंधित होता है तो मतलब क्या हो गया, नॉन वेजिटेरियन है। आप इसको बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं। कई बार इस प्रकार का एक डार्क स्पॉट आपने देखा होगा, या तो रेड कलर का होगा या फिर ग्रीन कलर का होता है, डार्क रेड होता है। अगर रेड कलर का है तो वो कौन सा है, वो नॉन वेजिटेरियन है, और अगर वो ग्रीन कलर का है तो मतलब चीज़ जो है वो वेजिटेरियन है। दोस्तों आयुष मार्क, ये जो भी हर्बल उत्पाद होते हैं उनके ऊपर जो है इनको लगाया जाता है। दोस्तों तो ये 1986 वाले कानून की बात थी। इसके बाद में जो नया कानून है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसकी भी बात अपने कर लेते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है ये 20 जुलाई 2020 को लागू हो गया। ये उपभोक्ताओं को और सशक्त बनाएगा और इसके विभिन्न अनुसूचित जो नियम है और प्रावधान के माध्यम से अधिकारों की रक्षा करने में उनकी मदद होगी। दोस्तों यानी ये पहले वाला जो कानून है उससे और ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा अधिकार देने वाला ये कानून है जो 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ है। दोस्तों नया अधिनियम जो है पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में अधिक तीव्रता से और कम समय में कार्यवाही करेगा। दोस्तों और पहले के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में न्याय के लिए एकल बिंदु पहुंच दी गई थी जिसमें काफ़ी समय लग जाता था, इसलिए ये जो है उन सारी प्रक्रियाओं को हटा रहा है और इससे क्या होगा, अधिक तीव्रता से बहुत ही कम समय में जो है कार्यवाही हो पाएगी और उपभोक्ता को जो है वो न्याय मिल पाएगा। दोस्तों पुराने अधिनियम में त्रिस्तरीय जो हमने पढ़ा था, जिला, राज्य और केंद्र वाला, तो उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र जो है बनाए गए थे
उनकी व्यवस्था मौजूद थी दोस्तों। कौन से की बात कर रहे हैं? पुराने अधिनियम के अंदर। आगे हम देख लेते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव करता है। ये किसका? CCPA का जो है गठन करने का प्रस्ताव करता है। और इस CCPA के पास में कौन से अधिकार होंगे दोस्तों? उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान द्वारा की गई शिकायतों की जांच करना। उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन और संस्थान द्वारा की गई किसी भी शिकायत की जांच करना, असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापस लेना और उचित कार्यवाही करना। यानी असुरक्षित अगर वस्तुएं सेवाएं हैं उनको बंद करना, वापस लेना और उचित कार्यवाही करना। भ्रामक जो विज्ञापन होते हैं उन पर रोक लगाना, भ्रामक विज्ञापनों के निर्माताओं और प्रसारकों पर जुर्माना भी लगाना। दोस्तों ये काफ़ी जो है अधिकार जो हैं वो CCPA को दिए गए हैं दोस्तों, और भी काफ़ी इसमें परिवर्तन हुआ है दोस्तों। हमारी जानकारी के लिए इतना काफ़ी था कि ये कब लागू हुआ है, उसमें कौन कौन सा जो है प्राधिकरण का गठन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी यूनिट नंबर 8 थी, ये पूरी हो चुकी हैं। अगले लेक्चर में हम यूनिट नंबर 9 को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि आपके राजस्थान के भूगोल से संबंधित है। नियमित रूप से आप पढ़ते रहें, सारा सिलेबस आपका निसंदेह पूरा होगा। आप किसी भी प्रकार की शंका मत रखें, जैसा बार बार कमेंट्स में पूछा भी जाता है। हालांकि बच्चों की शंकाएं जो हैं वो जायज़ होती हैं, लेकिन आप उसमें मेरी तरफ से ये मान लीजिएगा, पूरा विश्वास करिएगा कि SST का जो पूरा सिलेबस है वो आपको करवाया जा रहा है। बिल्कुल सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट करवाया जा रहा है और उसको निश्चित रूप से पूरा करवाया जाएगा दोस्तों। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप से डाउनलोड कर सकती हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो वो हमेशा की तरह हमारी टेलीग्राम चैनल या हमारी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको मिल जाएगी दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, कुछ आपने सीखा हो तो थोड़ा लाइक कर देना, पढ़ाने वाले का हौसला थोड़ा सा बढ़ जाता है दोस्तों। और इस ज्ञान को आप आगे भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों के साथ में शेयर करके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और आप रेगुलर हमारे साथ ही जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं और पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना दोस्तों, ताकि क्लास आते ही तुरंत प्रभाव से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।